और डी ए चिराई वाला भी मिल रहा है। चार 5 हाँ स्टार्ट कर दो। आवाज करो, आवाज बोले। हाँ सही जगह है, शहर है ये, अच्छी बात है। मनीष नहीं लीवर दिलाकर गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नेट नहीं चल रहा है, उसको स्लो चल रहा है, मुझे भी लग रहा है। आज बारिश हुई है ज़्यादा। गुड इवनिंग। आज हम लोग डायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक्स, इसके लिए बुक बताया था हमने, क्या लेना है, पीएल श्रीवास्तव की। सब लोग बुक ले लिए हो, नहीं लिए हो? नहीं लिए हो तो ले लो। हाँ उसी लिए मुझे भी लग रहा है, बारिश हो रही थी, इसी वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से। गुड इवनिंग एवरीवन। इसमें आपको 4 यूनिट्स हैं इसमें। पहला आपका काइनेटिक्स एंड काइनेटिक्स। दूसरा आपका है रेक्टिलिनियर मोशन। तीसरा है कांस्टेंट मोशन। चौथा आपका है सेंट्रल ऑर्बिट। तो ये 4 यूनिट्स हैं, सब 10-10 मार्क्स के हैं, सब 10-10 मार्क्स के हैं। ये भी, ये भी, ठीक है। तो ओवरऑल 40 मार्क्स का आपका डायनेमिक्स है। नया चैप्टर एकदम है, कार्तिकेय अग्रवाल। पीडीएफ बुक का पीडीएफ किसी के पास हो तो भेज दो, किसी के पास हो तो भेज दो,
बाकी मुझे तो नहीं लगता किसी के पास, अगर मेरे पास तो नहीं है। वॉइस इंक्रीज कर दें। एक्चुअली वॉइस एकदम सही है, प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बाकी वॉइस एकदम क्लियर है, चेक करके बता रहा है बालक। ठीक है, हम नया सिलेबस भेज देंगे, परेशान ना हो। नया का पुराना ही है, सिलेबस वही है, बस जब सिलेबस यूनिवर्सिटी वालों ने भेजा था तो उसमें जो लास्ट यूनिट थी उसमें से काट दिया था बस। बाकी सिलेबस वही है, सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं हुआ है। अभी होगा तो पता चल जाएगा, परेशान ना हो। उसमें कुछ तो किया गया है, कितना पढ़ना है इस बार, कितना छोड़ना है, अभी तो कोई ऐसी सूचना नहीं कुछ छोड़ना है। ग्रुप में PDF है, अच्छी बात है। कैटनरी चैप्टर ख़त्म हो गया है क्या सर? हाँ, कैटनरी तो ख़त्म हो गया कब का। वही तो मैं कह रहा हूँ, वॉइस एकदम क्लियर है। यहाँ पर भी ग्रुप ऐड नहीं है सर, ग्रुप ऐड नहीं है मतलब? हाँ, उसी में लिखो या चाहे दूसरे में लिखो, कोई वो नहीं है, उसी नोट से बना लो चाहे, क्योंकि अभी इसमें पढ़ाना है। अभी उसमें वर्चुअल वर्क और स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी पढ़ाना है उसमें, ठीक है। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अभी उसमें पढ़ाना है। वो 2-2, 3-3 लेक्चर के हैं, उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मेन कैटनरी था, वो 5 नंबर आपका फिक्स कर दिया है। 5 नंबर आपको उसमें से पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। वो लास्ट में जब डायनेमिक्स अभी 10-10 नंबर सब पढ़ लो, लास्ट में जब बचेगा तो 3-3, 4-4 लेक्चर का है, तो उसको हम फिर स्टैटिक्स उसको जो बचा है थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ा देंगे उसमें, ठीक है। तो बाकी आप चाहो तो नया नोट्स बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टैटिक्स के लिए भी थोड़ा सा उसमें लगेगा 15-20 पेज, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहली यूनिट। इसका यूनिट फर्स्ट है। आपके सिलेबस में इसको आगे पीछे कर दिया है, बट बुक में पहले यही यूनिट है। सिलेबस में आगे पीछे कर दिया है, ये पहली दूसरी यूनिट कर दिया आगे पीछे, बट बुक में आपका यही है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, यूनिट फर्स्ट मान के चलते हैं बुक के अकॉर्डिंग। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। ये डायनेमिक्स का पहला यूनिट है, ध्यान देना। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ठीक है। पहले हम लोग काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। काइनेटिक्स बाद में आएगा, आधा चैप्टर के बाद। जैसे आधा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसमें, तो उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखा देंगे। और वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, डेफिनेशन पूछता नहीं है, बट हम लिखा देते हैं। काइनेमेटिक्स is the branch of kinematics is the branch of science which deals with motion of the body and their space-time relationship only. कुल मिला के इसमें बॉडी के मोशन के बारे में, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन ज़्यादा यूज होता है, उसके तहत ये काम ज़्यादा करता है। सर ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा? ऑफलाइन चक्कर काहे पड़ रहे हो? अभी बंद होने वाला है विद्यालय फिर से। हरियाणा वगैरह में कई विद्यालय सब बंद कर दिए गए हैं, दिल्ली में भी वही हाल है। कभी भी प्रयागराज में फिर से बंद होने की संभावना हो सकता है, जो चल भी रहे हैं फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है।
कोई बात नहीं, कर दियो, दिक्कत क्या है, बाद में कर लेना, लास्ट में स्टैटिक्स फिर शुरू कर देना, उसमें कौन सी दिक्कत, वहाँ नई यूनिट शुरू होगी, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा मैंने डायनेमिक्स उसी नोट्स पर स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कर दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके सिलेबस में नहीं है, कृष्णकांत यादव, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके सिलेबस में नहीं है। ऑफलाइन होने का कोई संभावना अभी नहीं है, अभी आप परेशान मत होइए, हम तो आते, हमको तो यहीं पढ़ाना, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे यही ऑफलाइन हॉल में बगल में पढ़ाएंगे, अब यहाँ पढ़ा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप हमें, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो वही क्लास लेना है, उतना ही चिल्लाना, वैसे ही करना है, और ऑफलाइन में हमारा काम आसान भी हो जाएगा। लेकिन हम इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी भीड़ इकट्ठा करके फिर सबको बीमारी नहीं फैलाना है, क्योंकि जो बीमारी मैं झेल रहा हूँ अभी तक 6 महीने से, आप ना झेलो, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से 100% शरीर वो फिट नहीं महसूस होता है। एक बार आपको कोविड हो जाए, चाहे थोड़ा ही हो जाए, अगर सिम्टम्स आपके शरीर में हैं तो ये जान लीजिए आपको 6 महीना 1 साल लग सकता है सही होने में, ठीक है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, परेशान मत होइए, जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, हालात बहुत अच्छा नहीं, बस ये ऊपर वाले दुआ करिए कि आप पढ़ पा रहे हो। सब ओपन हो जाएगा, राहुल से हमने बात किया था, दिक्कत ये है कि राहुल का कहना है कि पहली यूनिट जैसे ख़त्म होगी फिर पहली स्टार्ट करेंगे, दूसरी जैसे ख़त्म होगी तो दूसरी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है, वो साफ साफ मना कर रहा है, और इसीलिए ठीक है, परेशान मत हो, पेशेंस रखो, पढ़ो, तुम लोग अपने से कुछ करना ही नहीं चाहते हो, होता क्या है ना, तुम लोग की आदत एकदम हो चुकी है, जैसे क्या बोलते हैं, लेजी, ओती जिसे बोलते हो, मतलब एक आदत ख़राब हो चुकी है, सब कुछ चाहते हो एकदम बना बनाया मिले, ठीक है। वैक्सीन हम भी लगवा चुके हैं, दिक्कत नहीं है। अब मैं कहने का मतलब है कि पढ़ाई करो, अपने थोड़ा मेहनत करना सीखो, अपने से भी कुछ, हर चीज़ बना बनाया पूरी ज़िंदगी तुम्हें कोई नहीं देगा, अपने से भी मेहनत करना सीखो, और यही सही समय है, खूब पढ़ो। बाकी मैंने कहा ना, जैसे मुझे अब एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा मिलेगा तो मैं कुछ चीज़ें ग्रुप में क्वेश्चन अच्छे अच्छे डालूंगा, उसके सोल्यूशन भी डालूंगा। अभी आप थोड़ा सेकंड ईयर कुछ सिलेबस पहली में पढ़ लो, पहले वेक्टर स्पेस पढ़ लो, फिर मैं उसके कंपटीशन वाले क्वेश्चन कुछ डालना शुरू करूँगा। अभी डाल दूंगा तो वेक्टर स्पेस का मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा आपको, तो इसीलिए मैं उसको क्वेश्चन अभी नहीं डाल रहा हूँ, फिर मैं वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन अच्छे अच्छे डालूंगा कंपटीशन के, उसके सोल्यूशन भी डालूंगा, ठीक है, तो इसलिए परेशान ना हो। चलिए बाकी पढ़ो, कोई कमी, मैंने वीडियो देखा था उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि पहला यूनिट में सिलेबस ऐसा है ही है, या आपके सिलेबस में वो है ही है ये चीज़। सिलेबस आपका कहाँ शुरू होता है, फील्ड से, और फील्ड भी नहीं आता है, वेक्टर स्पेस से स्टार्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए आप लोग घबरा जाते हो, थोड़ा पेशेंस रखो, टेंशन मत लो, और थोड़ा मेहनत करना सीखो, अपने से भी थोड़ा सा मेहनत करो एक्स्ट्रा। बाकी कोई भी पढ़ाएगा, जब तक अपने से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा अपने से भी पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। अब ये तो डिफिनीशन हो गया, मेन इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्या हुआ, ये ब्लर थोड़ा आ जा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ ना, हाँ उसकी क्वालिटी कम की है ना, अच्छा, तो ये डालिए मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ प्लेन, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ प्लेन। देखो डिफिनीशन थ्योरी आता नहीं इसमें, इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें डिफिनीशन थ्योरी नहीं आता, एक आध दो थ्योरी है वही आता है डेरिवेशन, बाकी इसमें थ्योरी नहीं आता है, क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं थ्योरी करा देता हूँ, थोड़ा सा यूज है, ध्यान समझना, इसको मैं बता रहा हूँ। कोई पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ध्यान समझो, पहले कह रहा है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ प्लेन, तो हमको डिस्कस करना है मोशन में वेलोसिटी क्या होगी उस पार्टिकल की, एक्सेलरेशन का होगा एट एनी पॉइंट पी पर। मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ पहुँचा, ठीक है, फिर आफ्टर टाइम टी पे यहाँ पहुँचा, आफ्टर टी प्लस डेल्टी टाइम पे मान लो यहाँ पहुँचा, ध्यान समझना, एट एनी पॉइंट पी पे मान लो यहाँ पहुँचा, ठीक है, एट एनी टाइम टी पर, उस समय पोजीशन वेक्टर मान लो आर है, ठीक है, इसको एक्स कामा वाई लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई मतलब वही वेक्टर आर ही है, ये वेक्टर आर एक्स वाई प्लेन में है, और आफ्टर टाइम टी प्लस डेल टी पर,
मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एट एनी टाइम टी पे यहाँ पहुँचा है, और टी प्लस डेल टी टाइम पे मान लो यहाँ पहुँचा क्यू पर। उस समय पोजीशन वेक्टर हो गया आर प्लस डेल आर। एक कार्टेजियन में लिख दे रहे हैं एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, बना लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, एट एनी टाइम टी पे यहाँ पहुँचा, ये टाइम किस पर पहुँचा है, टी प्लस डेल टी टाइम पर। मतलब बहुत ही माइन्यूट फिगर तो दूर दूर बना दिया, मतलब बहुत ही माइन्यूट आगे सरका है, डेल टी लेंथ समझो सरका है, कहने का मतलब। डिफिनीशन हमने नोट्स देखा है, जो सिंथेटिक मेथड कह रहे हो, वो सिंथेटिक मेथड वही डिफिनीशन ही उतना पढ़ाया जाता है, चाहे मेरा ही नोट्स देख लो पिछले साल का, चाहे किसी का ले लो। ठीक है, वो नोट्स उतना ही बनता है, वो तो एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, जो कि पहला यूनिट उसमें है भी नहीं वो यूनिट। ग्रुप थ्योरी आपको थर्ड ईयर में पूरा सिलेबस, थर्ड ईयर में क्या है, पूरा सिलेबस है। ठीक है, डिफिनीशन में कुछ नहीं है, काइनेमेटिक्स में सीधा क्या है, स्टडी की जाती है। हम लोग एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम क्या डील्स करते हैं, मोशन ऑफ बॉडीज का, बॉडी कैसे मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब हम चेक करते हैं, और उसके बीच में रिलेशन देयर स्पेस टाइम, मतलब स्पेस टाइम का मतलब जैसे अगर यस आर्क लेंथ ले लें तो यस और टाइम में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, इसको कोई पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, जैसे b बराबर डी आर बाई डी टी निकालते हो ना, या इसी को डी एस बाई डी टी से भी आगे चल के डिनोट करेंगे, जो वेलोसिटी आएगा डी एस बाई डी टी से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा कि एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम किसको डील करते हैं, मोशन ऑफ द बॉडीज को और उसके बीच रिलेशन। मोशन ऑफ बॉडीज का, जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, बॉडी का मतलब एक मान लो पार्टिकल है यहाँ पर, वो मूव कर रहा है। ठीक है, एट एनी टाइम टी पे यहाँ पहुँचा, तो इस समय पूछता है वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट दे देगा कुछ, स्पेस का मतलब ये आर्क लेंथ है, एट एनी पॉइंट पी पहुँचता है ना, स्पेस में आ जाता है, तो कहने का मतलब उसके बीच रिलेशन आता है। जैसे ये देखो यस, किसके किसके बीच रिलेशन है, यस टी बी के बीच रिलेशन कह सकते हो, तो ऐसे ही हमें देयर स्पेस टाइम रिलेशनशिप ओनली, तो उसके बीच रिलेशनशिप भी निकालने का पड़ता है। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। समझ में आया डिफिनीशन? बाकी वो अलग से कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ उसके बारे में हम क्या करते हैं उसके बारे में लिखा है, बस। समझ में आया? अभी हम स्पेस और टाइम का मतलब, स्पेस का मतलब आर समझो, ऐसे आर कामा टी लिखते हो ना, तो इसके बीच रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा आगे हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली कोऑर्डिनेट जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक्स वाई जेड के बाद एक चौथा कोऑर्डिनेट टाइम ले लेते थे, याद है? आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो उसी के बीच रिलेशन हमको निकालने हैं। क्या निकालना है हमको? रिलेशंस निकालने रहते हैं। ठीक है, अपना नोट्स तुम्हारे पास नहीं है, बच्चों से ले लो, सीनियर से मिल जाएगा, किसी सीनियर से नोट्स ले लोगे, देखोगे सेम टू सेम चीज़ लिखवा रहा है, कहीं अंतर नहीं है, क्योंकि वो मेरा नोट्स को फॉलो करके ही पढ़ा रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स को मेरा ही फॉलो कर रहे हैं, उतना ही लिखाया जा रहा है जितना मैंने लिखवाया है, बल्कि एक आध दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं आपके, मैं देख रहा था। तो इसलिए आपको क्यों लगता है? क्योंकि आपने भी पहली बार पढ़ रहे हैं। वेक्टर स्पेस मेन शुरू होगा जहाँ से, वहाँ से आपको प्रूफ, एग्जाम्पल, सोल्यूशन सब मिलेगा। जब वेक्टर स्पेस स्टार्ट तो हो, ये सिलेबस ही पहला यूनिट ऐसा है, यहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में चाहे पढ़ो, चाहे जितने प्रोफेसर से पढ़ो, सब वही चीज़ आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। कुछ दिन पहले पढ़ो, आपको खुद ही लग जाएगा कि मैं सही कह रहा था कि नहीं कह रहा था। क्या बोल रही, मैकेनिक्स में ही? चलिए, मैकेनिक्स में स्टैटिक डायनामिक्स दोनों आ जाता है। मान लेते हैं, यही लैंग्वेज लिखाते हैं, मान लिया पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, लेट अ पार्टिकल, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। लेट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन
लेट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन। मान लिया पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, किसमें, प्लेन में है। लेट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन एंड पी एक्स कामा वाई बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, एट टाइम टी। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एट एनी टाइम टी पे यहाँ पहुँच गया। अंकित यादव, सर बहुत तेज चलते हैं सर वो, सर बहुत जल्दबाजी में पढ़ाते हैं वो। अरे यार, अभी किसी ने ग्रुप में कमेंट किया था कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तुम लोग को समझ ही नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं तेज़ पढ़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्लो पढ़ाते हैं। मेरे तो समझ में ही नहीं आया कभी तुम लोग चाहते क्या हो। आधा बच्चे कहते, कुछ बच्चे कहते हैं स्लो पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे हमको तो कह रहे सर बहुत धीमा पढ़ाते हैं, और वो तेज़ पढ़ा रहा है तब भी दिक्कत है, धीमा पढ़ाते हैं तब भी दिक्कत है। हमें तो समझ नहीं आता तुम लोग की समस्या कभी ख़त्म भी होगी। मतलब धीमा पढ़ाता है कोई तब भी दिक्कत है, तेज़ पढ़ाओ तब भी दिक्कत है। तो किस चीज़ में तुम लोग चाहते हो समझ में नहीं आता यार। जल्दबाजी नहीं, हर टीचर है वैसे ही पढ़ाता है। कारण क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चा जब तक आराम से इसलिए पढ़ाते हैं कि हम लोग का बस ये नहीं सोच के पढ़ाते हैं कि हमको सिर्फ खाना पूर्ति करना है, कि सिर्फ पढ़ाना है। हम लोग ये नहीं सोच के चलते कि सिर्फ पैसा ही कमाना है, ठीक है। हम लोग ये सोच के चलते हैं कि जो चीज़ ये पढ़ते समय ही जो सीख लोगे ना वो ज़िंदगी भर काम आएगा, ठीक है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए अब सब लोग थोड़ा खुद को बैलेंस भी करिए, और बोल देंगे हम सर से कि स्लो कर देंगे, कोई दिक्कत तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कभी कभी कुछ लोग चाहते हैं तेज जल्दी जल्दी पढ़े, क्योंकि जो पढ़े होते हैं इसमें ना ग्रुप में, जैसे कुछ लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे इसी सेकेंड ईयर में इसमें बैठे हैं ऐसे बहुत लोग जो पढ़ चुके हैं, तो उनको लगता है जब कोई चीज़ पढ़ाया जाता है तो उनको आता रहता है तो लगता है अरे बहुत जल्दी स्लो है। जो बच्चे पहली बार पढ़ता है तो उसको लगता है यार थोड़ा सा तेज़ हुआ तो लगता है तेज़ हो गया। कारण क्या है, वो पहली बार पढ़ रहा है। जो पहले से पढ़ा होता है कहीं ना कहीं पढ़ लेता है, कहीं यूट्यूब पे या कहीं भी कॉलेज में या कहीं भी भाई भैया से किसी से पढ़ लेता है, तो वो आगे आगे भागता है। तो बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम बोल देंगे, परेशान ना हो, उसके लिए वो तो बैलेंस कर लिया जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि पहले खुद से भी कुछ मेहनत करना सीखो तुम लोग, ठीक है। चलिए, विद द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, देन वेक्टर OP इक्वल टू आर इक्वल टू क्या है, XI प्लस YJ, ठीक है। एंड लेट Q x प्लस डेल x कामा y प्लस डेल y विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t प्लस डेल t, देन उस टाइम Q पे पहुंच गया। देन OQ इक्वल टू R प्लस R हो जाएगा मुझे फैक्टर। R का वैल्यू क्या होता है, XI कैप प्लस YJ कैप। डेल R को क्या लिख सकते हैं, डेल XI डेल YJ, ठीक है। तो I कैप वाला कॉमन ले लो तो X प्लस डेल XI कैप, और ये YJ वाला ले लो तो Y प्लस डेल YJ।
चलिए ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये यहाँ से ओपी आपका पहला आ चुका था, तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बताओ। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। पढ़ लो, कमेंट ना करो ज़्यादा, नहीं तो अभी ब्लॉक कर देगा, बैठा है तो भी कहोगे हमको ब्लॉक कर दिए। अब बाद में बात करना, पहले पढ़ लो, बताओ जल्दी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम del t क्या हो जाएगा, इज कितना हो जाएगा, पी क्यू है ना, देखो फिगर में, मतलब ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू कितना निकाले, देखो ऊपर पोजीशन वेक्टर आर है, आर प्लस डेल आर है ये, और ओ पी कितना है, आर है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा डेल आर, ठीक है, आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर सही बताया, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P इज वेक्टर B बराबर लिमिट del t टेंड्स टू 0। एक्चुअली कार्ड लिखो चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखो, बहुत लोग कार्ड भी लिखते हैं चाहे डिस्प्लेसमेंट, बात वही हुआ, मतलब वही पी क्यू जो कार्ड है, कर्व का कार्ड है ना, देखो ध्यान से, del t, तो लिमिट del t टेंड्स टू 0, कार्ड कितना है, कार्ड पी क्यू आपका डेल आर है, डेल आर बाई डेल टी। अभी बाई डिफिनीशन क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। ठीक है, बाई डिफिनीशन। ठीक है, चलिए, तो यहां से देखो क्या मिला हमें, आर क्या है, एक्स आई वाई जे, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, आर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे रख दिया है, डिफरेंशिएट कर दो अलग अलग, तो देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी along x एक्सिस क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू यू।
कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी along y एक्सिस, क्या हो जाएगा, इसका j का कोफिशिएंट लेते हैं, dy बाई dt इक्वल टू b। हाँ बिल्कुल सही बताया है कृष्णकांत ने। चलिए लिख लिया। अब आगे लिखो, देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी of the particle at P, मॉड लगा देंगे, ये ना इसी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो रिजल्टेंट परिणाम ही आ जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया आपका। इसी को सिंपली b भी लिख देते हैं, ध्यान रखना इस वेक्टर b को, मॉड वेक्टर b को सिंपल b भी लिख देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसलिए नहीं लिख रहे हैं, अभी तुम लोग कन्फ्यूज जाओगे, सोचोगे कि ये कंपोनेंट वाला भी उसी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज ना होना। वो कंपोनेंट है वेलोसिटी का x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे करेंगे, बताओ जल्दी। एक चीज़ और लिख लो, डायरेक्शन ऑफ मोशन कोइंसाइड, direction of motion coincide with direction of the tangent, coincide with direction of the tangent of the path या कर्व बोलते हैं, ऑफ ए पार्टिकल या ऑफ द पार्टिकल। कहने का मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, जो वही टेंजेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा एट पॉइंट पी पे। ध्यान से देखो फिगर में अगर देखो ध्यान से, जो ये जो डायरेक्शन होगा एट पॉइंट पी का, जो वेलोसिटी का होगा, मान लो तो यही टेंजेंट का भी डायरेक्शन हो जाएगा। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही टेंजेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, वही कहने का मतलब कोइंसाइड कर जाएगा। समझ में आई बात? हाँ डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, बिल्कुल सही है। तो आगे लिखो, पहले इसको लिख लो पूरा। नोट कर लिया? चलिए सिमिलरली
सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट p इज, एफ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। देखो ए से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं देखोगे कहीं कहीं एफ से डिनोट करते हैं, कभी भी इससे कभी कभी इससे। तो आपको जो जहाँ दिखे ले लेना, मतलब समझ जाना कि क्या दिया है, नहीं सोचो कि ए दे देगा कहोगे क्या है। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान देना, तो b की वैल्यू ऊपर देखो निकाल चुके हो। b की वैल्यू कितना था, देखो dx बाई डी टी था, dy बाई डी टी था जी, ये पूरा था। इक्वेशन डाल दो चाहे कुछ, कहाँ था ये, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। तो बाई फर्स्ट का यूज किया है, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो ये डिफरेंशिएट कर दो, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। डायनेमिक्स बहुत आसान है, आपको मज़ा आएगा। अब ये नहीं कि आसान समझ के पढ़ना ही बंद कर दो, मतलब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, कहने का मज़ा आएगा। अब ध्यान देना, तो देयरफॉर component of acceleration along x axis क्या आ जाएगा, along x axis is equal to d square x by dt square, और कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन along y axis इक्वल टू d स्क्वायर y बाई, एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होगा बताओ, मैग्नीट्यूड लगा दो, मॉड अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही बताया है हिमांशु ने, बिल्कुल सही बताया है हिमांशु ने। if alpha with the angle which acceleration makes with x axis, then क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, y डबल डॉट अपान एक्स डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब दो बार डिफ्रेंसिएशन जो किया है, अथवा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y डबल डॉट अपान x डबल डॉट। ठीक है, चाहे इसको याद रखो चाहे इसको। ये कैसे आया देखो, जैसे tan थीटा बराबर y बाई एक्स लिखते थे, वैसे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट किधर है, एक x एक्सिस के अलांग है, एक किधर है y एक्सिस के अलांग है। तो tan थीटा कैसे लेते थे, एंगल जो बनाते थे y एक्सिस का कंपोनेंट अपान x एक्सिस कंपोनेंट। तो y एक्सिस का क्या है, ये मतलब
डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का मीनिंग ऊपर लिख लो। इसका मतलब एक्स डबल डॉट है, ऐसे लिख लो बगल में। इसका मतलब वाई डबल डॉट है, टी के रिस्पेक्ट में रहता है तो मतलब डॉट, ठीक है। इसको बना लो इसे ही डबल डबल डॉट, ठीक है ना। चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग। जिसके पास पेपर नहीं है मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, भेज दिया ग्रुप में, देख लो। 2 टेलीग्राम जो ग्रुप दोनों में भेज दिया है मैंने। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। कल एक्स्ट्रा क्लास लगी है, परेशान ना हो। कल क्लास लगी है, परेशान ना हो। पेज नंबर देखो 8 पर। पेज नंबर 8 पर एग्जाम्पल 2 करके है, मतलब क्वेश्चन 2, ठीक है। कह रहा इफ टाइम टी बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी बी। कह रहा इफ टाइम टी बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी बी, prove that the rate of decrease of acceleration is given by this, f being the acceleration। टाइम को दिया है रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी b। क्या स्लाइड डाउन लिख नहीं पाई पगलिया। इफ टाइम कह रहा है रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी b, तो प्रूव करना है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? तो पहले देखो गिवन क्या है। गिवन जो टाइम है वो किसका फंक्शन दिया है? वेलोसिटी का। गिवन t इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, कैपिटल F फंक्शन कर दिया स्मॉल b, ठीक है। ये गिवन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो चाहे। अब आगे कह रहा है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन प्रूव करना है। अब द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू, देखो रेट एक्सेलरेशन का डी एफ बाई डी टी होगा। एफ दिया है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन है, नीचे लास्ट में लिखा है एफ को एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया है, तो इसका रेट निकालोगे डी एफ बाई डी टी। डिक्रीज बोल दिया है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, पहली बात तो रेट किसका निकालना है? एक्सेलरेशन का, तो डी एफ बाई डी टी। डिक्रीज बोला है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इतने बराबर ही हमको प्रूव करना है, इसी के बराबर हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इसी के बराबर प्रूव करना है, इसको लिखना नहीं है। इसी के बराबर हमको प्रूव करना है क्या? एफ क्यूब टी स्क्वायर टी बाई डी बी स्क्वायर, इसी के बराबर प्रूव करना है हमको। ध्यान देना इतना, ठीक है। जहाँ पर एफ क्या है? एक्सेलरेशन। बाकी अब कुछ नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। टी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी बी है,
और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्शन इतना प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, मतलब इतना निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, ध्यान समझना। पहली बात तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए। देखो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कैसे? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, हम टी के सापेक्ष करते हैं, क्यों अभी पता चल जाएगा। आप बी भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बी गेट आप बी के रिस्पेक्ट चलो टी के वो आएगा वही, तो बी हम टी क्यों कर रहे हैं उसका फायदा देखो, 1 आ जाएगा, टी का रिस्पेक्ट करोगे 1 हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ बी है तो एफ डैश बी हो जाएगा। अब फिर अंदर वाले बी का करोगे तो क्या आ जाएगा, डी बी बाई डी टी, क्या आ जाएगा, डी बी बाई डी टी। अब देखो यहाँ से फायदा क्या हुआ, हमने ऐसा किया क्यों, अभी लिखना बंद कर दो, ये स्टेप रुक जाओ, इसको समझो, डी बी बाई डी टी यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपान एफ डैश बी आया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो 1 आएगा टी का, एफ फंक्शन किसका है, बी का है, अब कर रहे हो आप टी के सापेक्ष तो एफ डैश बी मतलब एफ डैश बी आएगा, फिर बी का करोगे डी बी बाई डी टी आ जाएगा। अब ध्यान दो तो यहाँ से डी बी बाई डी टी क्या निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड कर दिया, और व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये आपका एक्सेलरेशन है, मतलब ये क्या है, ये आपका एफ है, ये आपको क्या मिल गया, एफ मिल गया, मतलब एफ इक्वल टू आपको 1 अपान एफ डैश बी मिल गया। इक्वेशन 2 समझ में आई बात, डी वी बाई डी टी यहाँ से निकला, मतलब ये एफ मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है आपका, तो एक्सेलरेशन एफ मिल गया। अब इसी का रेट हमको निकालना है, हमको डी एफ बाई डी टी निकालना है, मतलब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करिए, मतलब अगेन डिफरेंशिएट करिए इसको, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग 2, ये मतलब एफ बराबर, ध्यान देना एफ बराबर इतना, क्योंकि डी एफ बाई डी टी हमको चाहिए। नाउ डिफरेंशिएट क्वेश्चन 2, नाउ डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन 2 विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष करोगे, हमें चाहिए डी एफ बाई डी टी, तो टी के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट क्या आ जाएगा, डी एफ बाई डी टी इक्वल टू, इसका करेंगे, ध्यान समझो, इसका करोगे तो पहला क्या आ जाएगा, -1 अपान एफ डैश बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, पहली बात तो ये बात सबको समझ में आ रही है। फिर एफ डैश बी का करेंगे तो एफ डबल डैश बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश बी की पावर -1 लिख सकते हैं ना, मतलब एफ बराबर आपका मतलब ये है, एफ बराबर मतलब ये है आपका, एफ इक्वल टू ये है, ऊपर कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएट करा डी एफ बाई डी टी, फिर इसका करेंगे तो माइनस नीचे आएगा, -2 लग जाएगा, -2 लग जाएगा, नीचे कर देंगे तो -1 अपान एफ डैश बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर अंदर वाले करेंगे एफ डैश बी का तो एफ डबल डैश बी आ जाएगा। अभी बी का भी करना है, आप टी के रेस्पेक्ट कर रहे हो, और बी का करेंगे तो डी बी बाई डी टी। देखो फिर से समझा रहा हूँ, इस एफ बराबर को इतना है, इसको ऊपर ले गए तो एफ बराबर इतना आया, तो अब डी एफ बाई डी टी निकालना है हमको, डी एफ बाई डी टी, तो डी एफ बाई टी के डिफरेंशिएट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट किया तो इसका करोगे पावर माइनस यहाँ आ जाएगा, और -1 एक और ऐड होगा ना डिफरेंशिएट करने के बाद, जब डिफरेंशिएट करते हो माइनस और आता है, तो वो वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, -2, नीचे आएगा प्लस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 1 अपान एफ डैश का होल स्क्वायर, बट एफ डैश बी का भी तो करोगे अंदर वाले का, तो एफ डबल डैश बी हो जाएगा। फिर बी भी बचा है, अब बी का करा तो डी बी बाई डी टी आ गया। समझ में आया, किसी कोई डाउट हो तो पूछो। क्या हुआ, हाँ हो जाएगा, अभी छोड़वाने दो, टाइम होने दो। कौन पढ़ा रहा है, उधर कौन पढ़ा रहा है, पढ़ाने तो कोई जल्दी ना, हाँ तो छोड़ेंगे, बता देना, छोड़ देंगे फिर। माइनस एफ डबल डैश बी अपान एफ डैश बी का होल स्क्वायर। और एक चीज़ देखो, यहाँ डी बी बाई डी टी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डी बी बाई डी टी की वैल्यू 1 अपान एफ डैश बी निकाल चुके हैं, तो 1 अपान एफ डैश बी बाई इक्वेशन 2। ध्यान देना, डी बी बाई डी टी की वैल्यू 1 अपान एफ डैश बी यहाँ रख दिया इसके जगह पर,
इसके जगह पर रख दिया, बाकी वैसे वैसे उतार दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस एफ डबल डैश बी अपान एफ डैश बी का होल क्यूब। 3 बार हो जाएगा, एफ डबल डैश बी का स्क्वायर है, एक बार और है तो क्यूब हो जाएगा। अब देखो सारा खेला प्रूफ पर ध्यान दो, प्रूफ को ये हमने क्या निकाल दिया है यहाँ से, ये डी एफ बाई डी टी निकाल लिया है हमने, ठीक है। अगला स्टेप और क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को हम इधर माइनस कर सकते हैं, ये तो माइनस कर देंगे, हमको माइनस डी एफ बाई डी टी निकालना है ना, इस माइनस को हम इधर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो इस माइनस को चाहे जब कर लेंगे इधर, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर कौन सा है, ये 3। नीचे देखो एफ डैश बी की वैल्यू, यहाँ से देखो इसको इसमें देखो, इसके बीच देखो ध्यान से, इसके बीच ध्यान से देखो, एफ डैश बी यहाँ कर दो, एफ को यहाँ कर दो, एफ डैश बी यहाँ कर दो, एफ को यहाँ कर दो, तो एफ डैश की वैल्यू 1/f आ जाएगा, एफ डैश बी की वैल्यू 1/f आ जाएगा। यहाँ 1/f रखेंगे तो पलट के एफ क्यूब हो जाएगा, 1/f डैश बी यहाँ कर दो, एफ यहाँ कर दो, तो एफ डैश बी की वैल्यू 1/f आएगा, तो 1/f यहाँ रखेंगे तो क्यूब लगा है, तो 1/f क्यूब आ जाएगा, पलट के यहाँ एफ क्यूब आ जाएगा। प्रूफ में तो एफ क्यूब आ रहा है, प्रूफ जो हमें करना है एफ क्यूब तो आ रहा है, माइनस तो हम उधर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बगल में ये भी चाहिए, ये चाहिए। इसमें ध्यान से देखो आप, इस किसके रिस्पेक्ट में 2 बार किया है, टी को किसके रिस्पेक्ट में 2 बार किया है, टी को बी के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया है। तो आप सोचो टी को बी के रिस्पेक्ट में 2 बार किया है, तो एफ डबल डैश बी का वैल्यू हमें चाहिए, तो एफ डबल डैश बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, एफ डबल डैश बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से तो हम एफ डैश बी की वैल्यू रख लेंगे, 1/f एफ क्यूब आ जाएगा। बट हम इसको देखो कितनी बार डिफरेंशिएट करें कि हमको एफ डबल डैश बी चाहिए, एफ डबल डैश बी चाहिए, तो हमको इसको टी को बी के रिस्पेक्ट में 1 बार करेंगे, डी टी बाई डी बी आएगा, फिर दोबारा बी के, इसी को 2 बार बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसी को 2 बार बी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग या फ्रॉम फर्स्ट लिखो, तो फ्रॉम फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट करना है, टी के रिस्पेक्ट, सॉरी बी के, तो डी टी बाई डी बी एफ डैश बी, दोबारा कर देंगे तो डी स्क्वायर टी बाई डी बी स्क्वायर एफ डबल डैश बी, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ से देखो एफ डबल डैश की बी वैल्यू यहाँ से यूज कर देंगे, और इक्वेशन ऊपर जो था वहाँ एफ डैश बी की वैल्यू यूज कर देंगे। समझ रहे हो बात हमारी, बोलो भाई। एफ डैश बी की वैल्यू तो यहाँ से निकाल लेंगे, एफ को इधर कर देंगे, तो और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे 3 में, और इसका यूज डी स्क्वायर डी टी बाई, मतलब एफ डबल डैश बी की वैल्यू इसमें, तो मतलब यूजिंग इक्वेशन 2 and 4, तो यूजिंग इक्वेशन 2 and 4 in 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ के मद्देनजर देखते हुए, प्रूफ में क्या करना है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इस माइनस को इधर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो डी एफ बाई डी टी इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश बी वैल्यू इतना है, डी स्क्वायर टी बाई डी बी स्क्वायर अपान, और एफ डैश बी की वैल्यू कितनी थी, 1/f का होल क्यूब। इस माइनस को इधर कर दो, इस माइनस को इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस डी एफ बाई डी टी। हमें रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेशन निकालना था ना, इसलिए माइनस कर दिया, और ये 1/f क्यूब आएगा, पलट जाएगा, तो एफ क्यूब और जो बचा है उतार दो, डी स्क्वायर टी बाई डी बी स्क्वायर। तो फाइनली ये प्रूफ हो गया, ठीक है। टाइम खत्म, उधर छोड़ेंगे कि नहीं, छोड़ के लगा भी दिए, बहुत सही।
अच्छा 2 मिनट और रोक दो, इसको इनको बता दें। और लिख लिया? चलो ठीक है, कल तुम लोग को पढ़ाना ही है, कल पढ़ाएंगे इसके आगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं 3rd ईयर वाले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।